Good morning, children. Children, hope you all are fine and doing well. Now, today we will study about some first aids. The word aid means help. Help which you are required in some risky situations. What you should do in that situation. About this, we are going to study in this lesson. The first one which has been discussed in your lesson is during summer. Our body require a lot of water because of sweating, it sweats a lot and our body loses fluid. So, if you are going out of your house, you should carry water with you. And the second situation is about in case somebody is drowning, what you should do in that case. In that case, you should follow CPR emergency procedure. And now this CPR emergency procedure is cardiopulmonary resuscitation emergency procedure. This procedure helps to restore the blood circulation of your body, and the person who is drowning is able to feel relief. उसका ब्लड सर्कुलेशन रिस्टोर हो जाता है और उसको आराम मिलता है. थर्ड सिचुएशन इज इफ यू आर ईटिंग हरिडली, it could be possible your windpipe may get blocked, it may get chopped. In that situation, what you should do, or any member of your family can do it, with the help of his hands, he should pat the shoulder blades, पीठ में थपथपाना चाहिए. उससे जो विंड पाइप ब्लॉक हो गया है उसको रिलीफ मिलता है, वो खुल जाता है, और जो एब्डोमेन है उसको भी प्रेस करने से हेल्प मिलता है. थर्ड इज इन केस ऑफ एंकल स्प्रेन. खेलते हुए कई बार मोच आ जाती है पाँव में. ऐसे में क्या करना चाहिए? You can make a bag of ice cubes. It could be in a plastic bag or in a cloth. कपड़े में आप उसको आइस क्यूब्स को रख सकते हैं या किसी पॉलीथिन के बैग में, और फिर उसकी सिकाई करनी चाहिए. And then the person who has got this ankle sprain, he gets relief, and then he can apply ointment on it and then wrap it with a crepe bandage. उसमें दवाई अप्लाई करके क्रेप बैंडेज लगा सकता है. ऑइंटमेंट अप्लाई करने से उस जगह पे मॉइस्चर मिल जाता है. नेक्स्ट वन इज इफ यू आर वुंडेड, दैट वुंड शुड बी क्लीन्ड विथ फ्रेश वाटर, with clean water, and then you can apply ointment over it and then bandage it. Next one is in case of electric shock. अगर किसी को घर में इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो आपको क्या करना चाहिए? जो मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको कट कर देना चाहिए, और इमीडिएटली यू शुड कॉल द डॉक्टर. और जो नेक्स्ट वन है इसमें बताया है माइनर बर्न्स के बारे में. थोड़ा बहुत अगर कुकिंग वगैरह करते समय जल जाए तो उस पोर्शन को, हाथ के उस पोर्शन को जहाँ पे भी बर्न हुआ है उसको रनिंग वाटर के नीचे ले जाना चाहिए. रनिंग वाटर के नीचे उस पोर्शन को बहुत हेल्प मिलता है, बहुत आराम मिलता है, और उसके बाद उसमें ऑइंटमेंट लगा के देन यू कैन बैंडेज इट. नाउ चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट लेसन वी विल बी टॉकिंग अबाउट अर्थक्वेक सर्वाइवल. नाउ चिल्ड्रन, अगर अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, व्हाट शुड यू डू? इफ यू आर इंडोर्स, अगर आप घर के अंदर हैं, किसी बिल्डिंग के अंदर है, देन यू शुड स्टे देयर एंड फाइंड योरसेल्फ अ सेफ प्लेस, लाइक द कॉर्नर ऑफ द रूम or under a strong table or desk
where if suppose the ceiling collapses, you are not hurt. अगर छत वगैरह में से कोई चीज़ आके गिरती है तो वो आपको चोट न पहुंचाए। वो स्ट्रॉन्ग डेस्क या कोने में जाने की वजह से आप उसमें से उस चीज़ से बच जाए। आपको ऐसी जगह जाके खड़े होना है जहाँ पे कोई हैंगिंग चीज़ ना हो, चाहे फैन हो सकता है, चाहे मिरर हो सकता है। घर में इस तरह की चीज़ें होती है, क्योंकि अगर वो टूट के गिरा देन दैट विल हार्म यू। तो इसलिए अगर आप इंडोर हैं तो जगह जो आप चूज करते हैं वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से जो घर में रखी हुई चीज़ें हैं वो आपके ऊपर आके ना गिरे। और सपोज यू आर हैविंग अ विंडो इन दैट रूम, इट मे सीम दैट यू कैन गो आउट ऑफ द विंडो एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ऐसा लग सकता है। लेकिन अर्थक्वेक में विंडोज में जो ग्लासेस होते हैं वो स्ट्रेंज पैटर्न में बिहेव कर सकते हैं, तो उससे आपको चोट लग सकती है। इसलिए विंडोज के पास आप ना जाएं जहां शीशा हो, आपको शीशे से चोट पहुंच सकती है। तो आपको विंडोज से सावधान रहना है कि घर में कोना है लेकिन बट उस साइड अगर विंडो है तो आपको उस जगह पे नहीं जाना है। और सपोज यू आर ऑन द बेड, इन दैट केस नेवर थिंक ऑफ गोइंग अंडर द बेड। क्यों? क्योंकि अगर आप बेड के नीचे गए वहाँ स्पेस बहुत कम होता है, और अगर सीलिंग गिरी तो उसका जो डेब्रिस है, उसका जो मलबा है वो चारों तरफ से बेड के चारों तरफ गिरेगा और उसके अंदर जो स्पेस है वहाँ पे घुटन होगी, और इस जगह पे अगर आप चले गए तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो आपको रूम के कॉर्नर में और ऐसी दूसरी जगह ढूंढनी है, ना कि बेड के नीचे। और अगर आप किचन में हैं, यू शुड टर्न ऑफ द गैस स्टोव, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो फायर ऑल्सो इज हार्मफुल इन दैट सिचुएशन। इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें, ये सब चीज़ें हार्मफुल हो सकती हैं। सो इफ यू आर इन द किचन यू शुड टर्न ऑफ द गैस। एंड चिल्ड्रन, इफ यू आर आउटडोर्स, अगर आप बाहर हैं तो आपको बड़ी चीज़ें जो गिर सकती हैं उनसे दूर रहना है। जैसे बिल्डिंग हो सकता है, ट्री हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है। यू शुड बी अवे फ्रॉम देम। खुला मैदान जो है वो सबसे अच्छी जगह होती है जहाँ पे अगर कोई चीज़ ये ना हो, आसपास की चीज़ अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से आपके ऊपर ना गिरे। एंड अगर आप व्हीकल में हैं, कार में जा रहे हैं, पता चल गया कि एहसास हो गया कि अर्थक्वेक आ रहा है, देन यू शुड आस्क द ड्राइवर टू स्टॉप द कार एंड देन you should stay inside the car. And you should not stop your car near some thing which can harm you, like buildings, park, poles, trees. इन सब से आपको दूर रहना है। कार को ऐसी जगह पे रोकना है जहाँ पे खुला मैदान हो, खुली जगह हो, नहीं तो आसपास की चीज़ आपके ऊपर गिर के वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। Now children, we will be talking about tips for writing better. जब आप कोई चीज़ लिखते हो, स्टोरी लिखते हो, ऐसे लिखते हो, स्पीच लिखते हो, it should reach the audience. It should reach the reader. जो उसको पढ़ रहा है, जो उसको सुन रहा है, उस तक पहुंचनी चाहिए आपकी बात। तो अगर आप स्पीच लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं तो, या स्टोरी भी स्टार्ट कर रहे हैं, द स्टार्टिंग शुड बी वेरी इंप्रेसिव। इट शुड गेट द अटेंशन ऑफ द रीडर। अगर अटेंशन रीडर का नहीं आएगा या ऑडियंस का नहीं सुनने में मन लगेगा तो वो सिर्फ वहाँ बैठा उस टाइम को पास कर रहा होगा। ही विल नॉट लिसन टू यू। जो आप बोल रहे हैं उस चीज़ पर उसका ध्यान नहीं होगा, क्योंकि उसको वो अट्रैक्टिव लगी ही नहीं चीज़। सो ओपनिंग शुड बी अपीलिंग टू द ऑडियंस। जैसे अगर हम क्रिकेट मैच देखने
देखने बैठते हैं तो शुरू के ओवर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उसमें बहुत अच्छा शुरू होता है तो वो इंटरेस्ट बनता है, और अगर आउट होते रहे क्रिकेटर्स तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है इसका एंडिंग तो हमें पहले ही पता चल गया है। सो impression makes the audience stay and listen to you। तो इम्प्रेसिव होना चाहिए आपका जो भी स्टोरी आप राइटिंग या जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ को इम्प्रेसिव करना है। नेक्स्ट है स्टिक टू द टॉपिक। जिस चीज़ के ऊपर आप स्पीच लिख रहे हो या ऐसे लिख रहे हो उस टॉपिक में आपको रहना है। अगर आप टॉपिक से हट जाएंगे तो भी ऑडियंस का ध्यान नहीं रहेगा। अगर कोई चीज़ के ऊपर आपको बताना ज़रूरी है, उस टॉपिक से हट के कोई चीज़, तो उस चीज़ को ला सकते हो, लेकिन नॉट फॉर टू लॉन्ग। उस चीज़ पे चिपक नहीं जाना है कि उस टॉपिक से हट करके आप बोल लेंगे। नेक्स्ट है डू नॉट यूज बॉम्बास्टिक वर्ड्स। इसका मतलब है बड़े बड़े और डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज करके जो ऑडियंस को या रीडर को समझ ही नहीं आ रहा है उसको यूज करके कोई फायदा नहीं है। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो उसको वो पढ़ेगा भी नहीं। अगर पढ़ने बैठा है साथ साथ उसको डिक्शनरी स्टोरी पढ़ने बैठा है, उसका मनोरंजन नहीं हो रहा है, बार बार उसको डिक्शनरी उठानी पड़ रही है, देन द रीडर विल नॉट पे अटेंशन। और नेक्स्ट है यूज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ऑल्दो इट इज एक्टिव वॉइस विच इज प्रिफर्ड इन राइटिंग, but sometimes it happens that the receiver of action is more important than the doer. In that case, passive voice is required. Next है uses of adjectives and adverbs. तुम्हें पता है बेटा adjectives क्या करते हैं? noun की क्वालिटी बताते हैं और adverbs verbs की क्वालिटी बताते हैं। अगर आप appropriate adjectives और adverbs को यूज कर रहे हो अपनी राइटिंग में, तो जो रीडर है या जो ऑडियंस है उसके माइंड में उस चीज़ की छवि खिंच जाती है। आप जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हो नोइंगली और अननोइंगली आपके माइंड में एक इमेज बनती चली जाती है। आप उसको अनुमान लगा लेते हो कि ऐसा ऐसा रहा होगा। तो अगर सही एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स का यूज होगा तो आपकी कहानी या आपके शब्द जो है सही तरीके से ऑडियंस के दिमाग में बैठेगा। जो आप कन्वे करना चाहते हो उसकी करेक्ट पिक्चर वो सोचेगा। माइंड योर ग्रामर। माइंड योर ग्रामर मीन्स टेंस शुड बी केप्ट इन व्यू। ये नहीं कि जहाँ पास्ट टेंस होना चाहिए अगर आप प्रेजेंट में पहुँच जाते हो फिर प्रेजेंट से पास्ट में, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द रीडर विल नॉट पे अटेंशन। उसको आपकी बात समझ ही नहीं आएगी कि आगे के बारे में बताया जा रहा है, बीत चुका है वो है, या आने वाला फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कैरेक्टर। इस तरह से वो कंफ्यूजन में होगा और आपकी ग्रामर सही नहीं है तो वो पढ़ेगा ही नहीं या उसको सुनेगा ही नहीं। नेक्स्ट वन इज अवॉइड टू मेनी कोट्स। बहुत सारे कोटेशंस नहीं यूज करने चाहिए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हुआ एक या दो जहाँ आपको अप्रोप्रिएट लगे। बहुत ज़्यादा कोटेशन से भी ऐसा लगता है दूसरों के वर्ड से ही, उस कोटेशन से ही उस चीज़ को पूरा कर रखा है। और लास्ट पॉइंट है मेमोरेबल एंडिंग। जस्ट लाइक द स्टार्टिंग, जैसे स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है, कैची होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए, वैसे ही एंडिंग भी। अगर एंडिंग अच्छी नहीं है तो अटेंशन नहीं रहेगा ऑडियंस का। So, starting and ending, these are the two key points which should be very impressive. Next we come to the next lesson. Children, we will talk in this lesson about communication skill. While communicating, when you are talking with some person or you are saying something to others, there are certain tips which you must follow. First is the eye contact. When you have eye contact with some person to whom you are talking, it shows you have confidence in speaking, and it also shows the respect you are giving
to the person to whom you are speaking. Next one is being prepared. If you are talking about something, you should be prepared. It is not that you don't know what you are going to say. अगर preparation नहीं है और जो आप कहना चाहते हो वो आपने ठीक से नहीं कहा तो फिर वो effective नहीं होता. Third point is body language. अगर आप कुछ कह रहे हो बीच में भूल गए या याद ही नहीं आया तो आपके जेस्चर्स, आपके जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी पर्सनालिटी को डाउन कर देते हैं. सो यू शुड कीप बॉडी लैंग्वेज इन योर माइंड. Avoid distractors. Avoid distractors means when you are communicating something, you should avoid using mobile phone at that time or any other distractor which might hamper the effectiveness of your communication. That should be avoided. Being brief and specific. जब आप कोई चीज़ किसी से कह रहे हैं तो संक्षिप्त में, छोटे में आप कहो और जो आपको कहना है उसके मेन मुद्दे को आप कह दो. ये नहीं कि आगे पीछे की बातें करके मेन टॉपिक पे आप बाद में आए तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता है. ड्रेस वेल. अगर आप अच्छे से ड्रेसअप होके जा रहे हैं देन इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि मैं ठीक से अपनी बात को रख पाऊंगा. और लास्ट है मॉड्यूलेट योर वॉइस. जब आप कोई स्पीच वगैरह दे रहे हैं अगर आप एक ही टोन में बोलते हैं तो इट इज़ नॉट इम्प्रेसिव. यू शुड मॉड्यूलेट योर वॉइस. जहाँ ज़्यादा एम्फसाइज करने की ज़रूरत है वहाँ आप उसको थोड़ा सा हाई टोन में बोल सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं वहाँ वर्ड्स को. और जहाँ नॉर्मल बोलना है वहाँ आप उसको लो वॉइस में बोल करके उसको अपनी स्पीच को, अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं. सो मॉड्यूलेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. Children, in this lesson we will talk about child safety. Now, in this question, there are certain situations given and you have to pick the correct one. Your neighbor has a dog you like to play with. आपके पड़ोसी के पास एक डॉग है जिसके साथ आपको खेलना अच्छा लगता है. One day he offers to take you to his place so that you could play with it. अब एक दिन तुम्हारा नेबर तुम्हें ऑफर करता है कि तुम उनके घर आओ और डॉग के साथ खेलो. What you should do? Take your younger sister along. क्या अपनी छोटी बहन को लेके उसके घर चले जाएंगे जो पड़ोसी है जिसने बुलाया आपको. Go, he is your neighbor after all. वो आपके आखिरकार नेबर हैं, आप उसके घर चले जाओगे. Speak to your mother and take her advice. अपनी मदर से बात करोगे कि मैं जाऊँ पड़ोस में, उन्होंने बुलाया है, और उनकी एडवाइस लोगे. D, none of these. इनमें से कुछ भी नहीं करोगे. You should talk to your mother and then take her advice. At least you should know where you have gone. And your mother is the best judge about you, about your safety. So you should take her advice. Next one. Your father's friend comes to school and tells you that your father is busy and has sent him to collect you from school. अब फादर के फ्रेंड जो है वो तुम्हारे पास स्कूल में आते हैं और कहते हैं कि आज आपके पापा बिजी हैं, वो लेने नहीं आ सकते, एंड वो आए हैं उसकी जगह पे. ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? यू वुड कॉल योर फादर एंड कंफर्म, गो विथ हिम, नॉट गो विथ हिम, नन ऑफ दीज. यू शुड कॉल योर फादर एंड कंफर्म. अब फादर के पास आप कॉल तभी कर सकते हो जब आपके पास फ़ोन होगा. उसके लिए आपको स्कूल ऑफिस में आके अपनी सिचुएशन को बताना होगा. अपने टीचर से कह सकते हैं, स्कूल ऑफिस में आके बता सकते हैं कि आज आपको आपके फादर नहीं लेने आए हैं, उनकी जगह आपके अंकल आए हैं, फादर के फ्रेंड आए हैं. शुड you want to ring your father and confirm about this. So answer is call your father and confirm. You are unwell.
तबीयत ठीक नहीं। A doctor has to touch various parts of your body to find out what is wrong with you. अब डॉक्टर को तुम्हें बॉडी के पार्ट्स को जांच करने की जरूरत है। What would you do? ऐसे में तुम्हें क्या करना चाहिए? Allow him only if my father mother is present. अगर मेरे माता पिता वहाँ प्रेजेंट है तो ही डॉक्टर को अलाउ करना चाहिए। नॉट अलाउ हिम, उसको अलाउ करना ही नहीं चाहिए। लेट हिम गो अहेड, उसको करने देना चाहिए। नन ऑफ दीज। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन, अलाउ हिम ओनली इफ माय फादर एंड मदर इज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, while traveling by bus, a sweet elderly lady beside you offers you something to eat. What should you do? अब तुम ट्रैवल कर रहे हो बस से और तुम्हें एक बुजुर्ग महिला तुम्हें कुछ ऑफर करे, क्या तुम्हें उसे ले लेना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में what should you do? Say thank you and refuse? Eat it? Take it and throw it out of the window? None of these. क्या थैंक यू बोल के मना कर देना चाहिए, खा लेना चाहिए जो उन्होंने दिया है, या ले लेना चाहिए और खिड़की से फेंक देना चाहिए? None of these. इसमें से कुछ भी नहीं। You should say thank you and refuse. तुम्हें थैंक यू कह के मना कर देना चाहिए। At the park, a young lady introduces herself as your mother's friend and offers to buy you an ice cream. What should you do? अब एक पार्क में तुम्हें कोई लेडी मिलती है और कहती है कि वो तुम्हारी मदर की फ्रेंड है और तुम्हें आइसक्रीम दिलाना चाहती है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? थैंक हर एंड टेक द आइसक्रीम, उनको थैंक यू बोल के आइसक्रीम ले लेनी चाहिए। इग्नोर हर एंड कंटिन्यू टू प्ले, उनको अनसुना कर देना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और जो पार्क में खेल रहे हो तुम्हें खेलना चाहिए। थैंक हर बट रिफ्यूज द आइसक्रीम। नन ऑफ दीज। तुम्हें इस लेडी को भी थैंक यू कह के रिफ्यूज कर देना चाहिए। नाउ द लास्ट वन, द लिफ्ट मैन इन योर बिल्डिंग स्टैंड्स वेरी क्लोज टू यू एवरी टाइम यू यूज द लिफ्ट। व्हाट शुड यू डू? अब जो तुम्हारे बिल्डिंग का लिफ्ट मैन है वो तुम्हारे बहुत पास आके खड़ा हो जाता है हर बार जब भी तुम लिफ्ट में आते जाते हो। ऐसे में तुम्हें क्या करना चाहिए? स्टार्ट टेकिंग द स्टेयर्स, क्या तुम्हें सीढ़ियों का उपयोग करना चाहिए? टेल हिम टू मूव अवे और यू विल टेल योर पेरेंट्स, उसे कहना चाहिए कि तुम दूर खड़े हो, नहीं तो तुम अपने पेरेंट्स को बताओगे। किक हिम हार्ड, उसको किक कर दोगे जोर से। नन ऑफ दीज, इसमें से कुछ नहीं। ऐसे में तुम्हें क्या करना चाहिए? टेल हिम टू मूव अवे और यू विल टेल योर पेरेंट्स, उसे दूर जाके खड़े होने को कहना चाहिए और नहीं खड़ा हुआ तो पेरेंट्स को बता दोगे ये चीज तुम्हें उससे कहना चाहिए। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चिल्ड्रन, दिस वॉज द लास्ट लेसन ऑफ योर बुक। वी हैव डन। You will do all the work and send me for, after doing the work you will send it. Thank you, children.